नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, आपका चाहे माइनर सब्जेक्ट हो या फिर मेजर सब्जेक्ट हो, हम बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यूनिट 2 को इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है प्रॉपर आपके लिए हमने डिज़ाइन करी है, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है ना। यूनिट 1 को हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में हम यूनिट 2 को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे ये जो क्लास है सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। रोज एक यूनिट खत्म करने का जो हमने निर्णय लिया था, है ना, बिल्कुल सारी क्लासें अब रोज मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी और शानदार तरीके से पहले जैसा कंटेंट हम आपको देते थे, दमदार जो हुआ करता था, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा, है ना। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं अगर, तो जुड़ जाएं, है ना। और यूट्यूब पर सबसे शानदार तरीके से VAVSC की तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जाती है दोस्तों। बेसिकली अगर हम बात करें इस यूनिट में तो आपको दो चीज़ों पर मेन फोकस करना पड़ेगा, है ना। बाकी हमने इसमें 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। देखो, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम कहाँ तक खेलेगा, है ना, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और लिखते हुए जरूर चलो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जब आप अपने नोट्स रिवाइज करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज में 4 चांद लग जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल दमदार कंटेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। नंबर 1 हम बात करें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ठीक, यानी कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं भारत में क्यों आई थी, सबसे पहले कौन आया था, है ना, कैसे इनने व्यापार करना स्टार्ट किया, तो इन सब के बारे में हम समझेंगे। दूसरे की मैं बात करूँ अगर तो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र जो आंदोलन हुए, जैसे कि मैं बात करूं अगर असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो बेसिकली ये जो 2 आंदोलन हैं वो आपके इस यूनिट में है। बाकी और जो आंदोलन हुए उनसे हमें उतना नहीं हमें लेना देना है, बाकी हमें इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो रणनीति के तहत हमें काम करना बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि रणनीति से ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है ना। यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी, पहले क्वेश्चन को आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे हम। देखो सुनो आंसर इसका, भारत आने वाले यूरोपियनों में पुर्तगालियों का स्थान जो है सर्वप्रथम माना जाता है। 27 मई 1498 को वास्को द गामा जो है भारत आया था, ठीक है। कैसी को जो है भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। कोलंबस ने किसकी खोज करी थी, है ना, इस बारे में भी बता दो। देखो, भारत आने पर कालीकट के जो राजा थे, राजा का नाम था जमोरिन, उनने इनका स्वागत भी किया था कि चलो भाई, जैसे कोई हमारे यहाँ एक परंपरा भी है कि अतिथि जब बाहर से आते हैं तो हम लोग जरूर स्वागत करते हैं, तो वो किया था उनने। और पुर्तगालियों के अनुनय विनय करने पर कि हमें सब यहाँ पे व्यापार कर लेने दो, है ना, तो राजा जमोरिन ने क्या किया, उसे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी कि चलो भाई व्यापार ही तो करना है, दुकान वगैरह चलाएंगे, है ना। तो उस वजह से उस समय क्या है, भारत का व्यापार अरब व्यापारियों के हाथ में था, तो उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब देखो, जिसकी पहले से दुकान लगी हुई है और अगर कोई दूसरा वहाँ पे आकर के डिस्टर्ब करेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसे तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो उस समय जो अरब व्यापारी थे पहले से यहाँ पे सारे लगे हुए थे, है ना, बहुत अच्छे से उनका व्यापार चलता था। और जब पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों के अनुनय विनय करने पर राजा जमोरिन ने जब उनसे कह दिया कि भाई यहाँ कर लो व्यापार, तो कहीं ना कहीं हाँ अरब व्यापारियों को प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें समस्या होने लगी, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दो वीडियो को, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है। देखिए, इसके बाद अगर हम समझें तो हम यहाँ पर इतनी बात समझ चुके थे कि अरबों के जो व्यापारी थे उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी पुर्तगालियों के आने से, लेकिन फिर भी उनके विरोध के बावजूद भी पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन और कन्नौर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए थे। उन्होंने कालीकट की किले की घेरेबंदी भी कर ली थी और उन्होंने अरबों को नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, विरोधियों का डटकर सफलतापूर्वक सामना भी किया। और उस समय जो कोचीन का शासक था, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, जिन्होंने जो पुर्तगालियों को आने के लिए, पुर्तगालियों को व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी थी, तो उस समय जो कालीकट के राजा का वो शत्रु था कोचीन का शासक, तो पुर्तगालियों के
पुर्तगालियों ने क्या किया, सामान्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में तथा विशेषतः कोचीन के शासक से जो है वो साठगांठ शुरू कर दी थी एक तरीके से देखा जाए। और जमूरन इससे क्या था कि क्षुब्ध हो गया था। उससे कोचीन में स्थित जितने भी पुर्तगालियों के केंद्र थे उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो पराजित हो गया। इससे जो है पुर्तगालियों की जो है वो धाक जम गई थी और कहीं ना कहीं पुर्तगाली अब व्यापार करने के लिए थोड़े अच्छे लेवल में आ गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से तो जो है धीरे धीरे फिर हमारे यहाँ पे इंग्लैंड आ गए थे। अब समझेंगे हम इस बात को भी। देखो, अब हॉलैंड निवासी जो और डच है वो कैसे आए। भारत में व्यापार से पुर्तगालियों ने थोड़े ही वर्षों में इतना धन कमाया कि उसे देख करके अन्य यूरोपीय जातियां दंग रह गई। अब पुर्तगालियों को जब देखा कि अरे यहाँ तो ये बहुत सारे पैसे कमा के ले जा रहे हैं ना, तो डचों का भी आगमन हो गया। ठीक है, और जो यूरोपीय जातियां थी वो इन्हें देख करके कि अरे बहुत ज़्यादा धन कमाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा व्यापार करके, तो सब दंग रह गए। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच जो है वो भारत आए। 1592 में कुछ डचों द्वारा हॉलैंड में डच कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना करी गई, तो 1592 में करी गई और हॉलैंड में करी गई किसकी, डच कंपनी की स्थापना करी गई, है ना। आप बताओ, क्या 27 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था? बताओ, पुर्तगाली आए थे कि नहीं आए थे? ये सबसे पहले हमने आपको बात बताई थी। ठीक है, देखो अब हम और अगर इसका समझें कि जो पुर्तगालियों की देखा देखी से भारत की ओर बहुत सारी यूरोपीय जातियां हम अगर देखें तो यहाँ पे आई थी, है ना। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक आपने समझ लिया है जैसे कि पुर्तगालियों के बाद जो है डच भारत आए थे और 1592 में कुछ डचों द्वारा हॉलैंड में डच कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। अगर हम इसके बाद समझे, देखो जो पॉइंट आपको अच्छे लगे तो वो लिखते जाना। व्यापार से धन कमाना इनका मुख्य उद्देश्य था। जो डच भारत आए थे, व्यापार से धन कमाना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर देखें तो 1595 ईस्वी में हाउटमैन नामक एक व्यापारी जो है वो भारत आया और 1597 ईस्वी में यहाँ से अपार धनराशि लेकर के लौट गया था। ठीक है, और इसके बाद जो डच व्यापारी हैं वो बिना किसी रोक टोक के खूब भारत आते थे और पैसा आराम से कमा करके चले जाते थे। और इसी जो है क्रम में 1602 ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो पूर्वी देशों से भारत व्यापार करने के लिए यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और इसके लिए एक अधिकार पत्र तैयार किया गया, है ना। इसके अनुसार उसे पूर्वी देशों के विस्तृत जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार उन्होंने कर लिया। जैसे अधिकार करने के लिए जो या फिर युद्ध करने की संधि के लिए जो है वो अधिकार उन्हें दिए गए थे, दुर्ग बनाने के लिए, सबके लिए जो है वो अधिकार दिए गए थे, क्योंकि अधिकार पत्र पे साइन हुए थे उस टाइम, है ना। वो इस तरह अधिकार पत्र युद्ध और विजय का एक मुख्य अस्त्र जो है वो बन गया था। तो कहीं ना कहीं आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं, बहुत अच्छे से समझी है बारीकियों के साथ। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। देखो, आप लोग हो सकता है परेशान हो रहे होंगे कि सर क्लास ही नहीं दे रहे, है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से शानदार लेवल से रोज़ क्लास देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी भार है आपका, है ना। आपके एग्जाम सर पे है और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके एग्जाम हो और मुझे नींद आ जाए। बिल्कुल नहीं आएगी, कैसे आएगी। आप सब हमारा परिवार है और हमने आपसे पहले कहा भी है कई बार कि एग्जाम, है ना। देखो, आपका जो अपना परिवार है बीएससी एमएस शिवम, अपना हर सदस्य बहुत अच्छे से पास होना चाहिए, अच्छे लेवल का, क्योंकि लगना चाहिए कि यार आप बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप सब परिवार हैं और परिवार के सब सदस्यों को हम साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना हो। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें, आपके सामने रहेगा स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? अब समझो आप। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का हमने बता दिया है कौन कौन आए, है ना। डच कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भाई सब बता दिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 आप समझो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत वे सभी सामाजिक आंदोलन सम्मिलित हैं जो मुख्यतः, देखो कौन कौन से आंदोलन सम्मिलित हैं, वे सम्मिलित हैं जो राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता और राष्ट्रीयता, एकात्मकता, या फिर हम बात करें राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, वो सभी चीज़ें, है ना। ये सब जो आंदोलन ऐसे हैं जिनमें राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, संप्रभुता की बात करी जाए, राष्ट्र की एकता की बात करी जाए, या राष्ट्रीय संगठनों की बात करी जाए, जिनका मुख्य जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता था। कहीं ना कहीं रूढ़िवादी जो पुरानी ऐसी विचारधाराएं हैं जिससे प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नष्ट करने की अगर बात करी गई थी, तो वो सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ गए बात कि नहीं, बताओ आप समझ गए। चलो अब हम समझेंगे एक पॉइंट, समझो इसमें 2 पॉइंट समझेंगे बेसिकली, इसके बाद हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। देखो, विदेशी चुंगल से राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के अथक प्रयास करे गए थे, है ना, और जिसमें ये करे गए थे उन्हीं को हमने राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया है। समझ गए आप। चलो नेक्स्ट हम समझेंगे अपने ही राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने संबंधी जो आंदोलन हुए थे, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा देते हैं। ठीक है,
चलो अब समझ लो विशेषताएं बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ, है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाओ भाई, सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन ना लो, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और लिंक कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल का? तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की मैं अगर बात करूं तो नंबर 1 है, राष्ट्रीय आंदोलन ने देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों में जनमत तैयार किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन ने ये काम बहुत अच्छा किया कि जो सामाजिक बुराई व्याप्त हैं तो ऐसे में लोगों का मत तैयार किया कि कितने लोग हैं जो इस आंदोलन के समर्थन में है, और जितने लोग इस आंदोलन के समर्थन में थे तो वो कहीं ना कहीं इन बुराइयों को दूर करना चाहते थे। कौन कौन सी बुराइयां? देखो, छुआछूत हुआ, है ना, बाल विवाह हुआ, विधवा विवाह हुआ, ठीक है, जैसी अनेक जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के अधिनियम बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2 की मैं अगर बात करूं तो राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षा प्रसार के वैचारिक पहलुओं को महत्व दिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपके सामने, स्त्रियों और अनुसूचित जातियों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है। लिखते हुए जरूर चलना, ठीक है। जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें, ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर 4 है आपके सामने कि राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने सामाजिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए थे। जैसे मैं बात करूं, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। अभी मैं आगे बात करूंगा नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। चलिए अब बात करें पॉइंट नंबर 4 जो है, स्त्रियों और अनुसूचित जातियों को समानता दिलाने में अग्रणी भूमिका जो है वो रही है किसकी? राष्ट्रीय आंदोलन की। लिखते हुए जरूर चलो, चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे आप। नेक्स्ट 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करी। जैसे तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल साहब, लाला लाजपत राय जी, है ना, जैसे नेताओं ने जनता को आत्मसम्मान का संदेश दिया, है ना। और अगर बात करें तो उन्होंने जनता को सिखाया कि उनकी बुरी अवस्था जो है वो क्यों है, किसके कारण है, उसको दूर करने का उपाय किन के हाथों में है। तो उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कि जो बुरी अवस्था है उनको दूर करने का जो उपाय है वो आपके ही हाथों में है, जनता के हाथों में है ना। ब्रिटिश सरकार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, आपने पढ़ा होगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी इस बारे में। चलो, प्रश्न नंबर 3 की मैं बात करूं अगर, आपके सामने रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्वतंत्रता हेतु संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का स्वतंत्रता हेतु माने स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था, तो उसका जो संघर्ष है क्या क्या प्रभाव पड़ा था, है ना, ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा था या अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से। देखो, ब्रिटिश सरकार की जो टाल मटोल नीति से कांग्रेस नेता बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे, और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों को सत्ता बिल्कुल भी नहीं सौंपना चाहती है, ना चाहेगी, तब 8 अगस्त 1942 को, याद रखना डेट कब, है ना, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। और गांधी जी ने देशवासियों को उसी समय जो है वो नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था बताओ, आप बता सकते हो? तो उस टाइम जो है वो नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो। ठीक है, क्या कहा था भाई? कहते कि करो या मरो, या फिर सीधा जो था कि कुछ भी हो, हर हाल में हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छा करना है और अपना जो राज्य है, अपना जो देश है ना, हमें स्वतंत्र करवाना है दोस्तों। चलिए, धीरे धीरे क्या हुआ था मैं अगर आपको बताऊं इस बारे में और आगे, धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो पूरे देश में इसकी आग जो है वो फैल गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, और राष्ट्रीय नेताओं को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और राष्ट्रीय नेता जो है उनको गिरफ्तार कर लेने के कारण से आंदोलन ने हिंसात्मक रूप भी धारण कर लिया था। उस समय सारे देश में स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, जो कारखाने हैं वो बंद हो गए थे। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, या फिर मैं बात करूं और डाकघर, तारघर जो है, या फिर पुलिस थानों को जला दिया गया था। अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी शासन का नाम निशान मिटाने के लिए, है ना, स्वतंत्रता या स्वतंत्र शासन की स्थापना करने के लिए हर संभव प्रयास किया। दोस्तों, मैं बात करूं अगर कहीं ना कहीं
तो हम देखें अंग्रेज़ी सरकार ने भी आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उसने जो संभव प्रयास उस समय हो सकता था, उन्हें सामने जो नज़र आया उसने वो किया ब्रिटिश सरकार ने। जगह जगह विद्रोहियों पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई थी, है ना, वायुयानों से बम भी गिराए गए थे उस समय। और उस समय की जो हालत थी बहुत, है ना, परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में युवक शहीद हो गए थे। यद्यपि जो अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल भी हो गई थी और इस आंदोलन ने जन जागृति का एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि आंदोलन की समाप्ति के कुछ वर्षों बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा था दोस्तों, है ना। ये हमारे जो वीर सपूत हुए हैं, सच बताऊं दोस्तों, ऐसी जो गाथाएं हैं मैं कहीं ना कहीं आपको बताता हूं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है ना। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपके भी रोंगटे खड़े होते हैं या नहीं। बताओ, जब देश की बात आती है ना, अपने प्यारे भारत देश की बात आती है। इसलिए सभी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। चलो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी तक अगर नहीं जुड़े हो चैनल से तो जरूर जुड़ जाओ, है ना। और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हमारा भी मनोबल जो है वो बढ़ जाएगा, आसमान तक पहुंच सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने रहेगा। असहयोग आंदोलन के लक्ष्य तथा कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। समझो पहले बात, असहयोग आंदोलन की मैं बात करूं तो साधारणतः 2 लक्ष्य थे, एक तो रचनात्मक, है ना, और दूसरा था ध्वंसात्मक, है ना। कौन कौन से थे? 2 थे, एक तो था रचनात्मक, दूसरा था ध्वंसात्मक। देखो एक बात बताओ, जो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके लिए वो तो आप लिख ही लो, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो भी आप लिखते चला करो, ठीक है। जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो लिखते चला करो। बाकी हम PDF जो है वो शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे रचनात्मक कार्यक्रम की जो प्रमुख बातें हैं उन्हें हम समझेंगे बहुत अच्छे से। नंबर 1 जो है, तिलक स्वराज्य कोष के नाम पर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए जिससे आंदोलन के कार्यक्रम का व्यय जो है वो चलाया जा सके। इसके लिए तिलक स्वराज्य कोष के नाम पर 1 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा किया जाए। ये बातें थी उस समय कि जब भाई हम कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन, असहयोग कार्यक्रम है वो हम चला रहे हैं, तो चलेगा कैसे? देखो हर काम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, मनी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, पड़ती कि नहीं बताओ। तो उस समय का जो था कि तिलक राजकोष के नाम पर 1 करोड़ रुपया को इकट्ठा किया जाए और असहयोग आंदोलन का जो व्यय है उसे किस तरह से हम असहयोग आंदोलन को चलाएं, उसके लिए ये जो पैसा है ना, लिया जाए। चलो अब सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ स्वयं सेवक भर्ती किए जाएं जो बहिष्कार आदि कार्यों में सहायता दे सके। जरूरत पड़े तो ऐसे वॉलंटियर स्वयं सेवक भर्ती करे जाएं जो बहिष्कार करने या फिर जो भी और काम थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनमें सहायता मिल सके। तीसरे की मैं बात करूं इस पॉइंट की कि 20 लाख चरखे वितरित किए जाएं जिससे बेरोजगारों को धंधा मिल सके और स्वदेशी का प्रचार हो सके। इसके लिए जो है वो 20 लाख चरखों की आवश्यकता थी। आप बताओ कि चरखा किस काम में आता है? क्या कपड़े बनाने के काम में आता है? बताओ हमें। चलो नेक्स्ट हम समझेंगे ध्वंसात्मक जो कार्यक्रम है उसकी क्या क्या बातें हैं वो हम समझेंगे। देखो नंबर 1 अंग्रेजी माल का जो है वो बहिष्कार। सेकेंड की मैं बात करूं, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। मादक द्रव्य कौन कौन से होते हैं बताओ, सब जानते होंगे या कि नहीं। चलो तीसरे की मैं बात करूं, सम्मान और उपाधियों का अंत, परित्याग। और चौथे की मैं बात करूं, राजकीय समारोह का बहिष्कार। तो कहीं ना कहीं ध्वंसात्मक कार्यक्रम में हमने एक चीज़ समझी है कि अंग्रेजी माल हो या फिर मादक द्रव्य हो या फिर अपने सम्मान की बात हो या फिर उपाधियों जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई थी सारी चीज़ों को बहिष्कार किया गया कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए, आप बस हमारा देश छोड़ दो, आप हमारा प्यारा भारत छोड़ दो, है कि नहीं। चलो प्रश्न पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूँ अगर, तो विधानसभा या फिर अन्य जो प्रांतीय परिषदों कि जो चुनाव है उनका बहिष्कार कि भाई साहब तुम चुनाव कर रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी बन जाओ, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारा देश छोड़ के जाओ, है ना, अपने जाओ वापस इंग्लैंड। तो इसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी दोस्तों, है ना। बात करूं अगर पॉइंट नंबर 5 की, सरकारी अथवा जो सरकारी मान्यता या सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय थे सबका बहिष्कार किया कि हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे यहाँ, ना हम एडमिशन लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जो है अपनी करी थी कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन मिलेंगे, जो हम स्वदेशी हैं, हम भारत के लोग हैं, अपनी भारत की अखंडता राष्ट्रीयता को बढ़ाने का काम करेंगे, है ना, अपने यहाँ पढ़ेंगे। 6 की मैं बात करूं, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। उन्होंने कहा भाई हम वकील हैं, हम अपने प्यारे भारत के वकील हैं, हमें तुम्हारे यहाँ वकालत करनी ही नहीं है, तुम अपना चाहे जैसे चलाओ।
ठीक है। न्याय के लिए अपनी लोक अदालतें थी, वहाँ पे लोग जाते थे, उनका सब बहिष्कार किया गया। तो भाई बहुत मुश्किल लगी, तब जाके ये अंग्रेज हैं उनने हमारे प्यारे भारत को छोड़ा है। दोस्तों कुछ भी हो जाए, है ना, अपने प्यारे भारत के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए, है ना। यूनिट 2 जो है हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर ली है। बताओ अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, है ना। हमें बहुत खुशी होती है आप जब कमेंट करते हैं, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को रिप्लाई करें, ठीक है। और आप बताओ नेक्स्ट क्लास जो है आपके सब्जेक्ट की चाहते हैं, सारी क्लासेस देंगे हम आपको। टूर गाइड की बात करूँ या फिर मल्टीमीडिया की बात करूँ, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की तो क्लासेस चल ही रही हैं, है ना। इसकी सीरीज़ में हम जल्दी से 3-4-5 वीडियो में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके लिए मैराथन लेकर के आ जाए, ठीक है। या फिर आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं आप उसकी क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, है ना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, दोस्तों को शेयर किया है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ भी, है ना। राष्ट्र हित में, देश हित में जब मैं लगा हूँ तो आप क्यों नहीं, बिल्कुल शेयर कर दो, है ना। 5 दोस्तों को शेयर कर दो, बिल्कुल मज़ा आ जाए। और ये जो क्लास है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की पहली क्लास थी जिसमें यूनिट 1 को कंप्लीट किया था। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी लिंक हम इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। टूर गाइड की भी क्लासेस बिल्कुल चलती हैं, बहुत शानदार तरीके से चलती हैं यहाँ पर, है ना। बहुत जल्द क्लास भी आने वाली है, एक नई क्लास के साथ हम मिलेंगे ना। मल्टीमीडिया की मैं बात करूँ, अगर आपका मल्टीमीडिया है तो बिल्कुल वो भी पढ़ लें। ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी क्लास हम बहुत शानदार तरीके से आपको उपलब्ध करवाते हैं, है ना। पर्यावरण की क्लास आप देख लें। हिंदी साहित्य की यूनिट 3 को हमने कंप्लीट किया था। झांसी की रानी उपन्यास जो है कहीं ना कहीं सभी विश्वविद्यालयों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो यहाँ पे होती है। एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल को बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाया था। फिजिकल एजुकेशन योगा की ये क्लास है ना, इसको भी आप देख लें। कहने का मतलब ये है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं, बहुत अच्छे और शानदार कंटेंट के साथ लाते हैं दोस्तों, है ना। आप हमें बताओ नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की आप चाहते हैं, बिल्कुल हमें बताएं और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिख दें कमेंट में, है ना। और साथ में बता देना कि कैसी लगी आपको क्लास, और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं जुड़े हो, और लाइक करके वीडियो को आप हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ा दो कि भाई, है ना, हमें भी अच्छा लगे कि कहीं ना कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ सक्सेस हो रहा है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।